Hi guys, my name is Shraddha Tripathi and I'm MBBS first year student in MVSMC बस्ती। अब 10th के बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा है ना, कितनी मेहनत की है आखिर। अब आप 11th में आए, 11th में आने के बाद आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए कि यार अभी तो 10th दिया है, इतना पढ़ा है, वापस अब 11th में आके इतना थोड़ा ना पढ़ेंगे, 1-2 महीने चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर पढ़ेंगे। पर यार वो पता है वो पूरा ईयर ही खिंच जाता है। जब आप एंड में आते हो ना, आपको रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, रियलाइज़ होता है कि यार मेरी तो 11th पूरी वेस्ट चली गई, अब मैं क्या करूँगा आखिर, है ना, मैं कैसे कर पाऊँगी। सो ये सब आपको जो गिल्ट और रिग्रेट आता है ना, फिर इसकी वजह से आप अपना 12th भी बर्बाद कर देते हो। सो सी, जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जेई वाले बच्चे हैं, नीट वाले बच्चे हैं, अब अपने 11th वेस्ट नहीं कर सकते। आपको अपनी 11th में ही ख़त्म करनी है, ताकि अपनी 12th को 12th में करो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लो। मेरी 11th वेस्ट हो गई थी। मेरे 11th वेस्ट होने के बाद से मुझे बहुत रिग्रेट और गिल्ट था इस बात का कि मैंने अपनी 11th वेस्ट कर दी। आप ये गिल्ट मत करना। 11th को स्टार्टिंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, क्योंकि ड्रॉप ईयर बहुत टफ होता है। अब आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए, है ना। 11th में क्या करें, कौन सा प्लान लें, है ना। बहुत सारे पहले तो आप कोचिंग में ही लगे रह जाते हो, कौन सी कोचिंग लें, है ना। फिर उसके बाद से मॉक टेस्ट कौन सा दें, क्या फॉलो करें, किसको फॉलो करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें। सबसे पहले डाउट तो यही आता है, राइट। सी, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले पा रहे हो, गो फॉर द ऑफलाइन कोचिंग। एक अच्छी सी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए अच्छा हो। आप लोग डेमो क्लासेस ले लो, है ना, जो आपके लिए अच्छा हो उसके लिए जाओ। और येस, ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम स्टार्टिंग, हमेशा एक टीचर को फॉलो करो। आपने एक टीचर को देखा, आपको ये टीचर समझ आ रहे हैं, मतलब आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, उनको फॉलो करो। ऐसा मत करो कि यार मैंने एक टीचर को 6 महीने फॉलो कर लिया, फिर दूसरे टीचर को 1 महीने फॉलो किया, फिर तीसरे को किया मैंने 1 महीने फॉलो, फिर एक टीचर को मैंने 4 महीने फॉलो किया। तो अगर आप ऐसे टीचर्स पे टीचर्स बदलते जाओगे ना, आपका कंसेप्ट फिर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है ना। कोई टीचर किसी कंसेप्ट को किसी तरह से पढ़ाएगा, कोई टीचर किसी कंसेप्ट को अपने तरीके से पढ़ाएगा। अब वो बहुत सारा फिर वो दही बन जाएगी। तो स्टिक टू वन टीचर, उन्हीं टीचर को पूरे ईयर फॉलो करो, बहुत डेडिकेशन से उनको अच्छे से फॉलो करो। वो जो बात कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको करना है। अगर उन्होंने कहा है कि आज तुमको ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ब्लाइंडली उनको फॉलो करो। तुमको आज करना है तो करना है। 11th में आने के बाद ना, सबसे पहले जो हम भूलते हैं वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हम बिल्कुल खो देते हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। पर डे पढ़ो, ऐसा मत करना कि आज नहीं पढ़ रहे हैं। पर डे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जितना कराया जा रहा है उतना उस दिन में कंप्लीट कर लोगे ना, आप उसको बहुत, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है वो चीज़। जितना कराया जा रहा है उसको कंप्लीट करो, जितना टॉपिक कराया गया उस टॉपिक को कंप्लीट करो, उस पर लगे हुए सारे क्वेश्चंस करो। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इससे मिल जाती है। थिंग्स को रश नहीं करना, है ना, कि यार जल्दी 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 मुझे कंप्लीट करना है, टीचर से आगे बढ़ना है, अपने फ्रेंड से आगे बढ़ना है, अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है मुझे। ये वाला काम नहीं करना। एक पेस मेंटेन करो, कांस्टेंट चलो। जितना आप आराम से एक दिन में कर पा रहे हो उसको उतने दिन में कंप्लीट करो। भागना नहीं है, रेस नहीं हो रही है, किसी से जीतना नहीं है आपको, आपको अपने लिए अच्छा करना है। सो आराम से अपने पेस को मेंटेन करो, डोंट रश। आपने कोचिंग ली, है ना, पढ़ भी रहे हो, नोट्स भी बनाओ। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में ना आप लेक्चर्स नहीं देख सकते, आपको अपने नोट्स ही काम आएंगे। बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल नोट्स बनाओ। आपके नोट्स आप पढ़ोगे, अपने तरीके से बनाओ। इंग्लिश आती है इंग्लिश में बनाओ, हिंदी आती है हिंदी में बनाओ, इंग्लिश आती है इंग्लिश में बनाओ, है ना। जो कंसेप्ट आपको जैसे लिखने का मन कर रहा है, डायग्राम्स के थ्रू बनाओ, कार्टून्स के थ्रू बनाओ। आपके नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी का देखा देखी नोट्स नहीं बनाने हैं। ये बिल्कुल मत करना कि यार ऑनलाइन तो नोट्स मिल ही रहे हैं ना, वो निकाल लेता हूँ। आप लोग जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, यूट्यूब से करेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करोगे कि टीचर्स के तो PDF आ जाते हैं, है ना, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वही रख लेते हो, डॉक्यूमेंट पढ़ लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है, वही ज़्यादा काम आते हैं। जब आप एंड में आओगे, जब आपके पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, नीट आने वाला रहेगा, तो आप लेक्चर्स से रिवाइज नहीं करोगे। आपको रिवीजन के लिए अपने नोट्स चाहिए, क्विक नोट्स। तुरंत 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 देख रहे हो, आपका एक चैप्टर 20 मिनट्स में रिवाइज हो जा रहा है, मस्त बिल्कुल। सो अपने नोट्स बनाओ और फिर उनको डेली रिवीजन करना है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। सो डेली रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन इज़ द की। रिवीजन तो करना ही करना है ना। मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, आप उसको ना 1 हफ्ते छोड़ दो, वो टॉपिक आपको 1 हफ्ते बाद याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा, आपको स्टार्टिंग से उठाना पड़ेगा। तो अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है, 2 दिन का गैप देके वापस उसको रिवाइज करो। अगर आज आपने फिजिक्स पढ़ी, उसमें फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उस पर आपने क्वेश्चन लगा लिए, आपको 2 हफ्ते बाद वो फॉर्मूलाज, 2 दिन बाद, आपको 2 दिन बाद वो फॉर्मूलाज रिवाइज करने ही पड़ेंगे, वरना आप भूल जाओगे। फॉर्मूलाज आप बहुत जल्दी भूलते हो, आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस बहुत जल्दी भूलते हो, इनऑर्गेनिक तो डेली करनी पड़ती है, वो तो आप वैसे ही भूल जाओगे। सो आपको रिवीजन करते चलना है। जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उसको रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो, रिवाइज करो, बिकॉज रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नहीं देना है, एग्ज़ाम है वो तो, है ना। तो मॉक टेस्ट की आदत आपको 11 से ही लगानी है। 11 से ही मॉक टेस्ट दो। जैसे कोचिंग में मॉक टेस्ट होते हैं ना, आप जाके उनको दो, उसको मिस बिल्कुल मत करना। 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आपको मॉक टेस्ट से ही आपका बेड़ा पार लगेगा। मेरा ना मॉक टेस्ट बहुत वीक था, मैं मॉक टेस्ट देने से बहुत डरती थी। मुझे टेस्ट देने का मन नहीं करता था, मेरे को लगता था यार मेरे नंबर नहीं आएंगे, मेरे को फिर डांट पड़ेगी, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, फिर मैं क्या दूंगी आखिर। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं देती थी। पर ना मॉक टेस्ट नहीं देना बहुत बड़ी गलती है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितनी बड़ी गलती है। सो मॉक टेस्ट जो हो रहा है कोचिंग में उसको दो, है ना। अगर आपको कहीं और से मिल जा रहा है तो उसको भी दो, मॉक टेस्ट हमेशा दो। आपको पता चलेगा ना कि आपका वो वाला टॉपिक, वो वाला सिलेबस, वो वाला चैप्टर कितना क्लियर है। आपने अगर 2 चैप्टर पढ़े हैं, आपका मॉक टेस्ट हुआ, आपको पता चला कि यार मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे, है ना, और इसमें मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं आता है, तो फिर आप उसको पढ़ोगे ना, आपको अपनी गलती पता चल गई। तो गलती पता चली तो आप उस वर्क कर सकते हो। तो अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दो, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दे दिया, अब उसको एनालाइज करो। एनालाइज मतलब क्या होता है? एनालाइज मतलब ये है कि आपने अपना मॉक टेस्ट देखा, आपने देखा कि यार मेरा ये वाला टॉपिक का ना ये वाला क्वेश्चन 3 बार आया था, मैंने 2 बार गलत किया, एक बार तो हो सकता है तुक्के सही हो गया हो, है ना। सो इसीलिए पता करना कि यार इस वाले टॉपिक को मुझे बहुत अच्छे से करना है, या फिर इस वाले, मतलब मैं फिजिक्स कर रही थी और मुझे फिजिक्स में ना 1.5 घंटा ज़्यादा लग गया, या फिर मैं बायो कर रही थी, मेरे को बायो में 1 घंटा लग गया। क्यों लगा मुझे? हो सकता है मेरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत वीक हो रहे हो, है ना, या फिर मैं मैचिंग गलत कर रही हूँ, है ना। आपको अच्छे से देखना है ना, ये एनालिसिस होती है कि मेरा ये चीज़ वीक चल रहा है, या फिर मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत टाइम लग रहा है करने में, तो मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है, इसी को हम एनालिसिस बोलते हैं। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता है। जो भी इंसान एनालाइज नहीं करेगा ना अपने टेस्ट को, तो उसके टेस्ट देने का भी फिर कोई फायदा नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे से लिंक रहती है। जैसे 11th में है ना, तो आप स्कूल जाओगे तो स्कूल वाले बोलेंगे यार ये वाली बुक्स ले लो, है ना, एस एल अरोड़ा ले लो, प्रदीप ले लो, है ना, फिर उसके बाद से एग्जाम्पलर ले लो, फिर उसके बाद से आपके कोचिंग का मॉड्यूल है। फिर आप देखोगे नेट पे आपको बहुत सारे मिलेंगे कि यार ये वाली बुक्स भी ले लो, बेस्ट है, मतलब नीट इससे निकल जाएगा, ये वाले क्वेश्चन बैंक ले लो, है ना, 36 ईयर्स के ले लो। तो इतने सारे सोर्सेज का क्या करोगे आप? कर ही नहीं पाओगे इतने सारे सोर्सेज। सो बहुत सारी बुक्स पे नहीं जाना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कोचिंग कर रहे हो उसका मॉड्यूल ले लो ना, बहुत बेटर है। मॉड्यूल से करो, अपने कोचिंग से करो, है ना। आपके पास जो एनसीईआरटी है उससे करो, एनसीईआरटी पे फुल फोकस रखो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से बता देते हैं, वो करो। ज़्यादा बुक्स पे नहीं जाना है, ज़्यादा सोर्सेज पे नहीं जाना है। ज़्यादा सोर्सेज पे जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें लोगे ना, इतना कंफ्यूज रहोगे। एक बुक उठाओगे, एक टॉपिक पढ़ोगे, फिर दूसरी बुक उठाओगे, फिर वो वाले टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक्स ही पढ़ते रह जाओगे, और फिर जो पढ़ा है वो भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो बहुत सारे सोर्सेज नहीं देखने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपकी कोचिंग का जो भी मॉड्यूल रहेगा उसको फॉलो करो। क्वेश्चन लगाने के लिए ना बहुत सारे ऐसे बैंक्स आपको, क्वेश्चन बैंक्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं और ऑनलाइन मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं। उन पे देखो ना, क्वेश्चन तो कहीं से मिल जाएंगे, क्वेश्चन का पिटारा है ऑनलाइन पे। उसके लिए अगर कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आपको मिल जाएगा। जो 3 चीज़ें हैं, 3 प्रॉपर सोर्सेज है, उन पर स्टिक रहो अच्छे से। सी एक टाइम आएगा जब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लगेगा यार मैंने क्या करूँ, मेरे को कोचिंग भी करनी है, मेरे को क्लास भी करनी है, अभी मैं कैसे मैनेज करूँ इन सब चीज़ों को। आप क्योंकि जैसे आप 10 से है ना, एक बहुत बर्डन आ गया आपके ऊपर, क्योंकि आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको थोड़ा अपना स्कूल भी मैनेज करना है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आएगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे मैनेज करूँ। तो बी प्रिपेयर्ड, ऐसा होगा। पर आप ना हार नहीं मानना इस चीज़ को लेके कि सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि जैसे आप एक पीक पे पहुँचते हो ना, फिर आप ये सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। ये नहीं करना, जहाँ सब कुछ छोड़ोगे वहीं सब चीज़ गलत जाती है फिर। सो मैनेज, स्टार्टिंग से ही मैनेज करो। इतना टाइम आप कोचिंग को दे रहे हो, इतना टाइम अपनी क्लासेस को करो। जो लोग नॉर्मल क्लासेस कर रहे हैं उनको थोड़ा टफ पड़ता है, डमी वाले तो बेसिकली अपने कोचिंग पे देते हैं। आप लोग भी ना जैसे प्रैक्टिकल्स और ये सब करते रहो, तो प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना। और जो नॉर्मल अपनी क्लासेस कर रहे हैं तो वो तो कर ही रहे हैं, वो तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है। फ्रस्ट्रेशन आएगा पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, स्टार्टिंग से बैलेंस बना के रखो, प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि यार एक टाइम तो आता ही है ऐसा, कई बार तो बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, बिल्कुल पीक पहुंच गया, छोड़ने का मन करेगा, छोड़ना नहीं है, पेशेंस रखना है। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो, सिर्फ लेक्चर्स मत देखो, है ना, नोट्स अच्छे से बनाओ, समझो उस चीज़ को। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है कि यार एक चीज़ की वीडियो देख ली कंप्लीट हो गया, समझना है उस चीज़ को, अच्छे से समझो। 11th अच्छे से निकालो, फिर अच्छे से 12th निकालो, फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। बिल्कुल प्रिपेयर रहो, लेथार्जिक मत हो ना, है ना, बिल्कुल छोड़ दिया है, रिलैक्स बैठे हैं, रिलैक्स कर लिया है कुछ दिन, बोर्ड्स के बाद आप रिलैक्स कर रहोगे कुछ दिन, अगर करना है चलो ठीक है, अप्रैल में कर लो, मई से बिल्कुल पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना है आप। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिलेगी। सब अच्छे से फॉलो करना, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, खूब अच्छे से करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।